हेलो बच्चों, नमस्कार। रसायन विज्ञान की ऑनलाइन क्लास और अपने यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री में मैं एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इससे पहले अपना जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर चल रहा था, जो विद्युत रसायन चैप्टर चल रहा था, उसकी 7 क्लासें पूरी मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इसकी अपन 8th क्लास के बारे में बात करेंगे, 8वीं क्लास के बारे में। इससे पहले मैं आपकी ये 7 क्लासें कंप्लीट करवा चुका हूँ। आज इसकी अपन 8th क्लास के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि अपन इस 8th क्लास में 8वें लेक्चर में अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में। कौन से सेल के बारे में? विद्युत रासायनिक सेल। विद्युत रासायनिक सेल कह सकते हैं, या फिर इसको क्या कहते हैं अपन? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कौन से सेल होते हैं? वे सेल जो विद्युत ऊर्जा वे सेल जो रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? वे युक्तियां जो रासायनिक ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में? विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। कौन से सेल कहलाते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। इन सेलों को अपन क्या कहेंगे? विद्युत रासायनिक सेल। कौन सी ऊर्जा को? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। हाँ, इनमें जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं होती है विद्युत रासायनिक सेल में, या फिर मैं कहूँ ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन या रेडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं, या फिर मैं कहूँ ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं जो होती है, उनकी जो नेचर होती है वो स्वतः परिवर्तित होती है। कैसी होती है? स्वतः परिवर्तित, या इनको मैं कहूँ साइमल्टेनियस, स्वतः परिवर्तित होती है, बिना किसी बाह्य ऊर्जा के ये रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। अर्थात इनमें जो डेल्टा जी गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, क्या है ये? गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन। मुक्त ऊर्जा में जो अपन क्या बोलते हैं? परिवर्तन, वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और अपन सभी जानते हैं, जब गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन ऋणात्मक होता है तो वह प्रक्रम कैसा होता है? साइमल्टेनियस कहें, या फिर उसको अपन क्या कह सकते हैं? वो प्रक्रम कैसा होता है? स्वतः प्रक्रम होता है। ये जो सेल हैं, कौन से? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल जो सेल हैं, इसको अपन वोल्टीय सेल या इनको क्या कहते हैं अपन? गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। गैल्वेनी सेल भी कहते हैं। यानी जो विद्युत रासायनिक सेल हैं उनको अपन गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, और कौन से सेल कह सकते हैं? इनको वोल्टेज सेल भी कह सकते हैं, क्योंकि इन वैज्ञानिकों ने इनकी खोज की थी। इस कारण इनको अपन क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल भी कह सकते हैं, अथवा इनको क्या कह सकते हैं? वोल्टेज सेल भी कह सकते हैं, या इसको अपन डेनियल सेल भी बोल देते हैं, जैसे डेनियल सेल। क्लियर हुई ये बात? अब अपन एक गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ेंगे। गैल्वेनिक सेल कहें, चाहे इसको अपन क्या कह सकते हैं? डेनियल सेल। इसकी क्रियाविधि के बारे में अपन पढ़ते हैं। गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल की क्रियाविधि। देखो, ये जो सेल होता है उसमें 2 धातु के इलेक्ट्रोड होते हैं। धातु के इलेक्ट्रोड, जैसे अपन एक गैल्वेनिक सेल में बात करेंगे तो इसमें जैसे 2 पात्र रहते हैं।
जैसे इस पात्र में जिंक सल्फेट का विलयन भरा रहता है और इस पात्र में भरा रहता है कॉपर सल्फेट का विलयन। कॉपर सल्फेट का विलयन जानते हो, ये CuSO4 क्या है? कॉपर सल्फेट का विलयन। अब जो ये दोनों इलेक्ट्रोड रहते हैं, जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक धातु का इलेक्ट्रोड लगा रहता है। कौन सा इलेक्ट्रोड लगा रहेगा यहाँ पर? जिंक धातु का इलेक्ट्रोड। और कॉपर सल्फेट के विलयन में कौन सा इलेक्ट्रोड लगा रहता है? कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड लगा रहता है। ये किसका है? ये कॉपर इलेक्ट्रोड। और ये कौन सा इलेक्ट्रोड है? जिंक इलेक्ट्रोड। या ये जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है और ये कौन सी धातु का है? कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड। ये कौन सी धातु का है? जिंक धातु का इलेक्ट्रोड। ठीक है, कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है और जिंक सल्फेट के विलयन में कौन सी धातु का इलेक्ट्रोड है? जिंक धातु का इलेक्ट्रोड है। अब देखो, इसको अपन को परिपथ को पूरा करते हैं। तो ये तो है, ये एक, इसको बोलते हैं अपन लवण सेतु। क्या बोलेंगे इसको अपन? लवण सेतु। इसके दोनों सिरों पर पहले मैं ये बाह्य परिपथ पूरा कर देता हूं। ये बाह्य परिपथ पूरा हो गया और ये है लवण सेतु, आंतरिक परिपथ को पूरा करता है। जो ये क्या है? ये यहाँ पर अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ जैसे KCl या फिर Na2SO4 या जेल, अगार अगार कुछ भी भरा हुआ रह सकता है। इसको अपन कहते हैं क्या है? इसको कहते हैं लवण सेतु। क्या कहते हैं इसको? लवण सेतु। ठीक है, इसमें ये क्या है? अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ। दोनों क्या है? अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ हैं। ये अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ, ये सेल की क्या रहती है? बनावट रहती है। इधर ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ये कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड है। जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है, कॉपर धातु का इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। ये बाह्य परिपथ रहता है। आंतरिक परिपथ को लवण सेतु लगाकर अपन क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं। देखो यहाँ पर ये है एक अर्ध सेल, इसमें जो रिएक्शन होगी वो क्या कहलाएगी? इस सेल की अर्ध सेल अभिक्रिया। और ये कौन सा है? ये दूसरा अर्ध सेल है। और इसमें जो अभिक्रिया संपन्न होगी वो इस सेल की क्या कहलाएगी? अर्ध सेल अभिक्रिया कहलाएगी। कोई दिक्कत नहीं है, दो अर्ध सेलों से मिलकर के कंप्लीट सेल ये बनता है। अब देखो, जैसे ही अपन कुंजी लगा करके परिपथ को ऑन करते हैं, यहाँ पर इसमें जब धारा प्रवाहित होती है तो यहाँ पर दो धातुएं हैं, जिंक धातु और एक है कॉपर धातु। एक तो जिंक धातु और एक है कॉपर धातु। जिंक धातु कॉपर धातु की तुलना में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या होती है? जिंक धातु में अधिक होती है। तो मैं यहीं पर लिख रहा हूं, यहां पर लिख देता हूं, जिंक धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर धातु की तुलना में क्या होती है? अधिक होती है। तो इन दोनों में से पहले इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगी? जिंक धातु ही त्यागेगी। तो जिंक धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कॉपर से अधिक होती है। क्या होती है? अधिक। तो जिंक धातु यहां पर इलेक्ट्रॉन त्याग कर
जैसे एक जिंक है तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन त्याग करके जाएगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके वो किस रूप में, जिंक 2+ आयनों के रूप में विलयन में चला जाता है। क्लियर हुई बात। अब ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉनों के ऊपर कौन सा चार्ज है, आप समझते हो इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस कारण ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाता है, ऋणावेशित। कैसा इलेक्ट्रोड है, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड। कैसा इलेक्ट्रोड है ये, ऋणावेशित इलेक्ट्रोड। यहां पर आगे अपन देख रहे हैं, यहां पर देखो क्या होता है, यहां पर क्या है, कॉपर सल्फेट। क्या है, कॉपर सल्फेट। तो ये कॉपर सल्फेट में जो कॉपर 2+ आयन है, कौन से आयन, कॉपर 2+ आयन इस इलेक्ट्रोड पर पहुंच जाते हैं, इस इलेक्ट्रोड पर कौन से आयन, कॉपर 2+ आयन। तो ये इलेक्ट्रोड कैसा हो जाएगा, धनावेशित इलेक्ट्रोड, क्योंकि कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज है, धनावेशित इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, एक ऋणावेशित इलेक्ट्रोड है और एक कैसा इलेक्ट्रोड है, धनावेशित इलेक्ट्रोड। कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन जानते हैं जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन हमेशा कहां पर होता है, एनोड पर। तो मैं कहूं ऑक्सीडेशन या फिर मैं कहूं ऑक्सीकरण, हमेशा ऑक्सीकरण की प्रक्रिया कहां पर संपन्न होगी, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हमेशा कहां पर संपन्न होगी, एनोड पर संपन्न होगी। तो मैं कहूंगा ऑक्सीकरण एनोड पर होता है, पहले भी बता चुका था। वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है क्या कहलाता है, एनोड कहलाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है, जिंक ठोस था, किस में चला गया, जिंक 2+ में, विलयन में चला गया, प्लस क्या है 2 इलेक्ट्रॉन। ये प्रोसीजर यहाँ पर हो रही है और यह इलेक्ट्रॉन इस परिपथ से जाते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर कौन से आयन इनको मिलेंगे, कॉपर 2+ आयन। और ये कॉपर 2+ आयन इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु के रूप में इस प्लेट पर क्या हो जाते हैं, निक्षेपित हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगी, अपचयन हुआ। तो ये कौन सी, यहाँ पर क्या लिखूं मैं, अपचयन। किस पर होता है, कैथोड पर होता है, कैथोड पर होता है। तो कौन सी चीज होगी, कौन सी अभिक्रिया होगी, यहाँ पर कॉपर 2+ आयन है, विलयन में से आए हैं, क्या 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करा और किस में चले गए, कॉपर ठोस के रूप में, और कॉपर यहाँ पर निक्षेपित हो गया। तो आप समझ गए ये ऑक्सीकरण अर्ध अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया, अर्धशैल अभिक्रिया। और ये कौन सी है, अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया। 2 अभिक्रिया संपन्न हो रही है, एक ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया है, एक अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया है। मैं लिखूं यहां पर संपूर्ण सेल अभिक्रिया। क्या हो जाएगी संपूर्ण सेल अभिक्रिया यहाँ पर, तो देखो जिंक 2+ जिंक आयन, जिंक धातु है, और कौन से आयन है, कॉपर 2+ आयन। ये किस में बदल रहे हैं, जिंक, तो जिंक 2+ में, विलयन में चले जाते हैं, और ये कॉपर ठोस के रूप में यहाँ पर क्या हो जाता है, निक्षेपित हो जाता है। ये अपन बता सकते हैं, यहाँ पर अपने को कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से कौन सी सेल, नेट सेल रिएक्शन इसको अपन कहते हैं। अब देखो ये सेल में, इस सेल में ये अभिक्रियाएं होती हैं, ये मैंने आपको बताया। एक बार फिर से मैं इसके बारे में आपको जैसे बताना चाहूँ तो इसमें क्या रहते हैं, 2 धातु इलेक्ट्रोड रहते हैं, जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबा रहता है। ये बाह्य परिपथ को अपन ने वायर द्वारा पूरा करा, आंतरिक परिपथ को अपन ने किसके द्वारा पूरा करा, लवण सेतु के द्वारा पूरा करा। जैसे ही परिपथ पूरा करते हैं तो इस पर जिंक इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, अर्थात ये किसका कार्य करता है, ये एनोड का कार्य करता है, और ये किसका कार्य करता है, ये किसका कार्य करता है, कैथोड का कार्य करता है। एनोड पर हमेशा क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, ये ऑक्सीकरण अर्धशैल अभिक्रिया, और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। तो कैथोड की ये अपचयन अर्धशैल अभिक्रिया, और ये मैंने लिखी यहाँ पर संपूर्ण नेट सेल अभिक्रिया। इसमें होता क्या है,
यहां पर जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, यहां पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, सल्फेट, क्योंकि जिंक आयन विलयन में आ रहे हैं यहां पे, तो कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, यहां पर जिंक 2+ आयनों की, और यहां पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, यहां पर SO4 2- की बढ़ेगी, क्योंकि कॉपर 2+ तो चले गए, पीछे कौन से छोड़ गए, SO4 2-। इस स्थिति में किसको काम में लिया जाता है, लवण सेतु को काम में लिया जाता है। अब कौन कार्य करता है, लवण सेतु, या क्या कहते हैं इसको, साल्ट ब्रिज। ये तो सबने नोट कर लिया 4 बातें इसकी, इसको मैं यहां से हटा रहा हूं। अब देखो यहां पर अपन कह सकते हैं ये लवण सेतु, लवण सेतु, या फिर इसको क्या कहें अपन, साल्ट ब्रिज। ये क्या करता है, इसके कार्य क्या है, यह है क्या, यह है उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है या नली होती है, जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा रहता है, जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा होता है। ठीक है, अब देखो इसके कार्य क्या हैं, लवण सेतु के कार्य या इसके फंक्शन क्या होते हैं। सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है, सेल की विद्युत उदासीनता, सेल की विद्युत उदासीनता बनाए रखता है। क्या करता है, दूसरा क्या कार्य लिखा अपन ने, सेल की विद्युत उदासीनता भी क्या रखता है, ये बनाए रखता है, यानी सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है और सेल की विद्युत उदासीनता क्या रखता है, बनाए रखता है। वो देखो कैसे रखता है सेल की विद्युत उदासीनता। अभी आपको मैंने बताया यहां पर जिंक आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, यहां पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, सल्फेट आयनों की। समझ गए बात, यहां पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, जिंक, और यहां पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ रही है, सल्फेट। जैसे एक KCl था तो इसका क्या होगा, अपघटन, तो इधर तो कौन से आयन आएंगे, पोटेशियम आयन, तो पोटेशियम आयन, और ये सॉरी इधर कौन से आयन आएंगे, Cl-, कौन से आयन आएंगे, Cl-। या फिर ये रहेगा तब कौन से आयन आएंगे, सल्फेट आएंगे। भाई ये सोडियम सल्फेट रहेगा तो इधर कौन से आएंगे, सल्फेट आयन, और ये जिंक से क्रिया करेंगे, जिंक 2+ से कौन क्रिया करेंगे, SO4 2-, और क्या बन जाएगा यहाँ पर, जिंक सल्फेट। ये जिंक आयन उदासीन हो गए यहाँ पे। और इधर कौन से आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन किसके साथ क्रिया करेंगे, सल्फेट आयनों के साथ क्रिया करेंगे, क्या बन जाएगा, Na2SO4। ये भी क्या हो गया, यहाँ पर उदासीन हो गया। तो इस प्रकार से ये सेल की विद्युत उदासीनता, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी को भी क्या रखते हैं, मेंटेन रखते हैं। ये क्या था आपका लवण सेतु या साल्ट ब्रिज। बताओ साल्ट ब्रिज के बारे में आप बता सकते हो, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक चीज और बताऊं, धातु और हाइड्रोजन हमेशा जब किसी विलयन के संपर्क में रहते हैं तो उनमें साम्य पाया जाता है। तो यहां पर देखो, यहां पर भी क्या पाया जाएगा, साम्य पाया जाएगा। किस किस के मध्य, जिंक इलेक्ट्रोड और इसका विलयन, और कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर का विलयन। देखो यहां पर कौन सा साम्य रहेगा, जैसे मैं लिख देता हूं जिंक 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन यहां पर, और इधर कौन सा साम्य रहेगा, कॉपर 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, और ये कॉपर सॉलिड। इस प्रकार से इनके मध्य क्या रहता है, साम्य रहता है।
यानी जब धातु अपने लवण के विलयन के संपर्क में रहती है तो ये साम्य पाया जाता है, और ये धातु अपने लवण के विलयन के संपर्क में रहती है तब भी इसमें क्या पाया जाता है, साम्य पाया जाता है। हाइड्रोजन में भी इसी प्रकार का साम्य पाया जाता है। तो ये धातु जब अपने लवण के विलयन के संपर्क में रहती है तो इनमें क्या पाया जाता है, इस प्रकार का साम्य एग्जिस्ट करता है। चलो अब अपन आगे बात करते हैं। देखो समय के साथ क्या होता जाएगा, यहां पर समय के साथ जिंक इलेक्ट्रोड, या फिर मैं क्या कहूं, एनोड घुलता जाता है, घुलता जाता है, या फिर मैं कहूं पतला होता जाता है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रोड, या फिर मैं कहूं कैथोड मोटा होता जाता है, मोटा होता जाता है। कैसे, आप देख रहे हो जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्याग करके विलयन में घुलते जाएंगे, आते जाएंगे, तो ये छड़ तो लगातार, ये एनोड तो लगातार पतला होता जाएगा, और विलयन से कॉपर इलेक्ट्रोड लगातार इसके ऊपर क्या होते जाएंगे, निक्षेपित होते जाएंगे। ये देखो कॉपर, तो ये इलेक्ट्रोड लगातार क्या होता जाएगा, मोटा होता जाएगा। ये चीज भी क्या रहनी चाहिए, आप सभी को क्लियर रहनी चाहिए। बताओ इसमें भी कोई दिक्कत है? तो समय के साथ ये इलेक्ट्रोड घुलता जाता है, पतला होता जाता है, और ये इलेक्ट्रोड समय के साथ क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है, या फिर मैं कहूं मोटा होता जाता है। अब मैं बात करूं, यहां पर 2 परिपथ है, एक तो बाह्य परिपथ और एक है आंतरिक परिपथ। बताओ बाह्य परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है। किधर से किधर, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर। बताओ हो रहा है नहीं हो रहा है? तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, धारा का प्रवाह है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत। तो धारा का प्रवाह कैसे होगा, जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है उसके विपरीत, अर्थात कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा का प्रवाह होगा। ये बात भी सबको क्या रहनी चाहिए, आपको क्लियर रहनी चाहिए। आंतरिक परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, आयनों का प्रवाह। तो आप बता सकते हो बाह्य परिपथ में किसका प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। किधर से किधर, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किधर से किधर हो रहा है, जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर, और धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की क्या होती है, विपरीत, अर्थात कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड की ओर विद्युत धारा का क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रवाह हो रहा है। ये चीज भी सबको क्या रहनी चाहिए, क्लियर रहनी चाहिए। अब ये सेल कब तक कार्य करता रहेगा, ये सेल कब तक कार्य करता रहेगा, जब तक परिपथ बंद रहता है। जब तक परिपथ क्या रहता है, जब तक परिपथ बंद रहता है, लवण सेतु लगा होता है, लगा होता है, तब तक कार्य करेगा। जिंक इलेक्ट्रोड समाप्त नहीं हो जावे, जब तक जिंक इलेक्ट्रोड समाप्त नहीं होगा तब तक ये सेल कार्य करता रहेगा। या फिर मैं कहूं कॉपर 2+ आयन समाप्त नहीं हो जाते। तो ये 4 महीने कार्य, ये कब तक कार्य करता रहेगा उसके बारे में बताया। जब तक परिपथ बंद रहता है, लवण सेतु लगा रहता है, जिंक इलेक्ट्रोड समाप्त नहीं होता, कॉपर आयन समाप्त
नहीं होते तब तक ये सेल लगातार क्या करता रहता है, वर्क करता रहता है, या फिर मैं कहूँ ये फंक्शन करता रहता है। ये पूरा मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में यहाँ पर समझा दिया है। इसको आपको नोट्स में इसी तरह से उतारना है, बनाना है। अर्धसेल अभिक्रिया, तो ये अर्धसेल अभिक्रिया कौन सी है, ऑक्सीकरण वाली, और अर्धसेल अभिक्रिया कौन सी है, अपचयन वाली। ये कंप्लीट सेल अभिक्रिया है जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों अभिक्रिया सम्मिलित है। किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार से इस सेल की क्रियाविधि के बारे में भी मैंने आपसे डिस्कशन कर लिया है, या फिर मैंने आपसे इसके बारे में चर्चा कर ली है। क्लियर है ये। अब इसके बारे में थोड़ा सा आपको और बता देता हूं। तो इसको यहाँ वाले को मैं यहाँ से एक बार क्लियर करता हूं। तो लवण सेतु का प्रश्न भी पूछा जाता है एग्जाम में कई बार। देखो यहां पर तो अपन ने ये कहा कि दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग पात्रों में थे। जब दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में हो, ऐसी स्थिति भी, जब दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में हो, ऐसी स्थिति में दो विलयन दोनों इलेक्ट्रोडों के विलयन एक सरंध्र दीवार से पृथक रहते हैं, जो कि लवण सेतु की तरह कार्य करती है। जैसे ये मैं आपको एक डायग्राम ही और बना करके इसको समझा देता हूँ। जैसे ये एक ही क्या है, बड़ा कंटेनर है, या फिर मैं कहूँ बड़ा पात्र है। इसमें अपन क्या करते हैं, दोनों विलयनों को यहीं पर इसी में रख देते हैं। तो ये किसके द्वारा पृथक रहते हैं, दोनों विलयन। यहाँ पर ये दोनों विलयन एक लवण सेतु या एक जो सरंध्र यहाँ पर दीवार होगी वो किसकी तरह कार्य करेगी, यहाँ पर लवण सेतु की तरह कार्य करेगी। तो इसको क्या कहते हैं अपन, सरंध्र दीवार। और ये सरंध्र दीवार किसकी तरह कार्य करती है, ये साल्ट ब्रिज या फिर मैं कहूँ ये लवण सेतु की तरह ही कार्य करती है। अब यहाँ पर अपन दोनों विलयन इसमें डाल देते हैं। जैसे एक तरफ रहता है जिंक सल्फेट का विलयन, ये जिंक सल्फेट का विलयन, और दूसरी तरफ रहता है कॉपर सल्फेट का विलयन, कॉपर सल्फेट का विलयन। और दोनों विलयन किसके द्वारा पृथक रहते हैं, सरंध्र दीवार द्वारा पृथक रहते हैं। यहाँ पर क्या लगा देते हैं अपन, दो इलेक्ट्रोड लगा देते हैं। ये कौन है, जिंक इलेक्ट्रोड, किसकी तरह कार्य करता है, ये एनोड की तरह। और इस पर क्या होता है, सदैव ऑक्सीकरण होता है। और इसी प्रकार इधर कौन सा इलेक्ट्रोड रहेगा, ये कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर इलेक्ट्रोड। कॉपर इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। किसकी तरह कार्य करता है, ये एनोड की तरह कार्य करता है। एनोड की तरह कार्य करता है, और कैथोड की तरह कार्य करता है
और कैथोड पर हमेशा क्या होता है, अपचयन। दोनों को क्या कर देते हैं अपन, जोड़ते हैं और परिपथ को क्या करते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं यहाँ पर इस प्रकार से। अब यहाँ पर वही प्रोसीजर रहेगी पूरी। देखो यहाँ पर जिंक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और किस में चले जाएंगे, जिंक 2+ के रूप में विलयन में चले जाएंगे। यहाँ पर क्या है, कॉपर सल्फेट, और कॉपर सल्फेट के कॉपर 2+ आयन इस इलेक्ट्रोड पर आ जाएंगे और इस विलयन में कौन से रह जाएंगे, सल्फेट माइनस, ये आयन रह गए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रखी होगी बात कि ये कौन से आयन है, यहाँ पर सल्फेट आयन। थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ मैं, ये कौन से आयन है यहाँ पर, क्योंकि कॉपर आयन ऊपर चले गए तो सल्फेट आयन नीचे रह गए, और यहाँ पर ये कौन से आयन रह गए, जिंक 2+ आयन। तो अपन कह सकते हैं ना, यहाँ पे क्लियरली बोल सकते हैं कि इस अर्ध सेल में ये लवण सेतु जो लगा, इसके इधर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ेगी, जिंक 2+ आयनों की सांद्रता बढ़ती है, और यहाँ पर कौन से आयनों की सांद्रता बढ़ती है, यहाँ पर बढ़ती है कॉपर 2+ सल्फेट 2+ आयनों की सांद्रता समय के साथ बढ़ती जाएगी। लेकिन ये जो सरंध्र दीवार होता है, जो लवण सेतु होता है, वो किसके लिए पारगम्य होता है, SO4 2- के लिए। किसके लिए, SO4 2-। इस सरंध्र दीवार में से SO4 2- आयन किसकी ओर आ जाएंगे, इस जिंक इलेक्ट्रोड की ओर आ जाएंगे, और ये इसके साथ क्रिया कर लेंगे और क्या बना लेंगे, जिंक सल्फेट का निर्माण कर लेंगे। कैसे, जिंक आयन तो इसमें पहले हैं, कौन से आयन आ गए, सल्फेट आयन, क्या बना लेंगे, जिंक सल्फेट, और यहाँ पर ये जिंक सल्फेट ही है, ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेते हैं, जिंक सल्फेट। अर्थात ये जो यहाँ पर जो साल्ट ब्रिज होता है, यहाँ पर जो लवण सेतु होता है, वो किसके लिए पारगम्य होता है, वो किसके लिए पारगम्य होता है, सल्फेट आयनों के लिए क्या होता है, ये पारगम्य होता है। तो सल्फेट आयन इस इलेक्ट्रोड, इससे लवण सेतु से, या फिर मैं कहूँ सरंध्र दीवार से इस साइड में एंट्री मार देते हैं। तो इस प्रकार से अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि जब दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में हो, तब उनको किसके द्वारा पृथक करने की आवश्यकता होती है, उन दोनों इलेक्ट्रोडों को किसके द्वारा पृथक करेंगे अपन, एक सरंध्र दीवार द्वारा अपन क्या करते हैं, पृथक करते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है इधर, और विद्युत धारा का प्रवाह कौन सी दिशा में होगा, विद्युत धारा का प्रवाह किधर से, इधर होगा, यानी धारा का प्रवाह इस इलेक्ट्रोड से इधर की ओर और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर से इधर की ओर। तो वही बात बोल सकते हैं, यहाँ पर भी अपन कह सकते हैं, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह, ये इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है, और विद्युत धारा का प्रवाह इधर से इधर, ये सेम ही है, यहाँ पर अंतर तो एक ही चीज का है। यहाँ पर मैंने दो अलग अलग पात्र ले रखे हैं, लवण सेतु लगा रखा है, यहाँ पर मैंने एक ही पात्र में दोनों इलेक्ट्रोडों को डुबो रखा है अपने अपने धातु के विलयन में, और एक सरंध्र दीवार ले रखी है, वही दीवार किसकी तरह कार्य कर रही है, यहाँ पर लवण सेतु की तरह कार्य कर रही है। क्लियर हो जाना चाहिए इसमें आपको ये चीज, अब आपको कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो कंप्लीटली इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। हाँ, प्रत्येक समय सेल की इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। कैसे रहती है, जैसे ही जिंक 2+ आयन विलयन में गए, वैसे ही इलेक्ट्रॉन इन कॉपर 2+ आयनों को क्या कर देगा, रिड्यूस्ड कर देगा। तो ये जिंक 2+ आयन विलयन में जाते हैं, वैसे ही कॉपर 2+ आयन क्या हो जाते हैं, अपचयित। एक जिंक 2+ आयन बना, एक कॉपर का क्या हो जाएगा, निक्षेपण हो जाएगा। और इस प्रकार से अपन कह सकते हैं सेल की प्रत्येक समय विद्युत उदासीनता, या फिर मैं कहूं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है, या फिर मैं कहूं क्या रहती है, बनी हुई रहती है। तो ये कंप्लीट मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आपको करवा दिया है, इसमें आपको कोई किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं रहनी चाहिए। तो अब इसके बाद में अपन कुछ सांद्रता सेलों के बारे में देखेंगे। जो सांद्रता सेल होते हैं उनमें
दोनों विद्युत जो दोनों इलेक्ट्रोड हैं वो एक ही विलयन में डूबे हुए रहते हैं। उनके बारे में अपनी बुक में ज़्यादा नहीं दे रखा है, तो अपन मेनली इनके बारे में ही देखेंगे, गैल्वेनी सेल या डैनियल सेल के बारे में। इसके बारे में एक बार मैं फिर से आपको बोल करके बता देता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वह सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहलाता है। इसमें जो रेडॉक्स अभिक्रियाएं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं होती है वो साइमल्टेनियस स्वतः परिवर्तित प्रकार की होती है, अर्थात डेल्टा जी क्या रहता है इनके लिए नेगेटिव। गैल्वेना एवं वोल्टा द्वारा इनको गैल्वेनिक अथवा वोल्टीय सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके आविष्कारकर्ता ये दोनों वैज्ञानिक थे, और इनको अपन डैनियल सेल भी कहते हैं। एक प्रारूपिक डैनियल सेल मैंने यहाँ पर बनाया है, वो ड्रॉ करा है, जैसे दो इलेक्ट्रोड पृथक पृथक पात्रों में अपनी धातु के लवण के विलयन में डूबे रहते हैं। जिंक इलेक्ट्रोड जिंक सल्फेट के विलयन में, कॉपर इलेक्ट्रोड कॉपर सल्फेट के विलयन में। बाह्य परिपथ को वायर द्वारा पूरा करते हैं, आंतरिक परिपथ को लवण सेतु द्वारा पूरा करते हैं। लवण सेतु क्या होता है? एक उल्टे यू आकार की कांच की नली होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य पदार्थ भरा हुआ रहता है, जिसके दोनों सिरों पर कांच की रुई के दो प्लग लगे हुए रहते हैं। क्या कार्य है? सेल के आंतरिक परिपथ को पूरा करता है और सेल की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी मेंटेन रखता है, विद्युत उदासीनता बनाए हुए रखता है। क्लियर? जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, प्लग लगाते हैं, तो क्या होता है? जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण, कॉपर इलेक्ट्रोड पर अपचयन। हाँ, एक चीज ध्यान रखना, जिंक इलेक्ट्रोड पर ही ऑक्सीकरण क्यों हुआ? इसी धातु का ऑक्सीकरण क्यों हुआ? इस धातु का ऑक्सीकरण क्यों नहीं हुआ? तो ये अपन एक्टिवेशन सीरीज सक्रियता श्रेणी पढ़ेंगे। सक्रियता श्रेणी में जो धातुएं होती है उनके इलेक्ट्रोड विभव के मान देखे जाते हैं। क्या देखे जाते हैं? इलेक्ट्रोड विभव के मान। जिस धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, या फिर मैं कहूं अधिक ऋणात्मक, वो कम ही है। समझ रहे हो मेरी बात? जिस धातु के इलेक्ट्रोड विभव का मान कम या फिर अधिक ऋणात्मक होता है, उस धातु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यहां पर मैं जिंक और कॉपर के लिए तो आपको बता ही देता हूं। जैसे जिंक होता है, जिंक के इलेक्ट्रोड विभव का मान या अपचयन विभव का मान होता है -0.76 वोल्ट, और जो कॉपर होता है उसके इलेक्ट्रोड विभव का मान 0.34 वोल्ट। अब बताओ किसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्यादा है? कम किसके लिए? जिंक के लिए। ज्यादा किसके लिए? कॉपर के लिए। तो जिसके इलेक्ट्रोड विभव का मान या इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं अपन? अपचयन विभव। इलेक्ट्रोड विभव को क्या कहते हैं अपन? अपचयन विभव। अब आईपीसी ने स्वीकृत कर रखा है कि इलेक्ट्रोड विभव को अपन क्या बोल सकते हैं? अपचयन विभव। ठीक है, तो जब अपचयन होता है उस समय जिसका विभव रहता है वो क्या कहलाता है? उस अपचयन का विभव। और ऑक्सीकरण, एक ऑक्सीकरण विभव होता है। चलो उनके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं एक बार इतना ही कह रहा हूं, जिसके इलेक्ट्रोड विभव या अपचयन विभव का मान कम है या अधिक ऋणात्मक है, जैसे इन दोनों में कम इसका है या अधिक ऋणात्मक इसका है, इसका क्या है? ज्यादा। तो जिसका कम है वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? त्यागेगा। और जिसका ज्यादा है, दो में दो ही तो इलेक्ट्रोड लगेंगे, उन दो में ही तुलना करेंगे अपन, तो जिसका ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो ऑब्वियसली जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। और जिस पर ऑक्सीडेशन होगा वो क्या होगा? एनोड। और यहां पर ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण गेन करेगा, तो इसका क्या होगा? रिडक्शन। और जहां पर रिडक्शन होता है वो क्या होता है? कैथोड। तो ये दोनों अर्ध सेल जो रिएक्शन है वो भी मैंने आपको क्लियरली यहां पर बता दी है। इनमें भी आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां पर कंप्लीट सेल रिएक्शन मैंने आपको बता दी है, और मैंने ये बता दिया है बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन इधर, विद्युत धारा इधर, आंतरिक परिपथ में आयन इधर, आयनों का क्या होता है? प्रवाह। और सेल की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी एनी टाइम क्या रहती है? मेंटेन रहती है। ये चीज भी मैं आपको बता चुका हूं। सेल कब तक कार्य करता है? परिपथ बंद, स्विच ऑन रहे, लवण सेतु लगा रहे, जिंक इलेक्ट्रोड समाप्त नहीं हो जाते और कॉपर आयन समाप्त नहीं हो जाते, तब तक ये सेल लगातार क्या करता है? कार्य करता है। फिर मैंने कहा कई बार क्या किया जाता है? दोनों इलेक्ट्रोडों को एक ही पात्र में रखते हैं, तब उनको किससे अलग करते हैं? सरंध्र दीवार
या लवण सेतु से अलग करते हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हो। ये सरंध्र दीवार किसके लिए पारगम्य है, यहाँ पर सल्फेट आयनों के लिए, तो सल्फेट आयन इधर से इधर चले जाएंगे और सेल की इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी बनी रहेगी। क्लियर है ये बात? तो आज की क्लास में इतना ही, मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंप्लीटली करवा दिया है। थैंक यू, धन्यवाद। अपना यूट्यूब चैनल विजेंद्र सर केमिस्ट्री नाम से इसको सभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक और इसको शेयर करें, ताकि अपने साथ के भी जो बच्चे हैं उनके पास मैटर सबके पास लॉकडाउन के दौरान पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।